पीरामल ग्रुप एक ऐसा भारतीय बिजनेस ग्रुप जिसने कभी टेक्सटाइल से शुरुआत की, फार्मा इंडस्ट्री में झंडा गाड़ा और फिर फाइनेंस की दुनिया में खुद का बना लिया साम्राज्य, जिसने बड़े बड़े विदेशी ब्रांड्स को भी खरीद लिया। लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि आज अरबों का साम्राज्य भी हिल गया है। ये कहानी है पीरामल ग्रुप्स की, एक ऐसे बिजनेस परिवार की जिसने जोखिम लिए, बड़े बड़े डील्स किए और कभी गगनचुंबी ऊंचाइयों पर था, लेकिन आज कुछ गंभीर संकटों से भी जूझ रहा है। तो चलिए जानते आज की इस वीडियो में पीरामल ग्रुप की पूरी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है साल 1920 में, जब राजस्थान के बगड़ से शेख पीरामल चतुर्भुज मकरिया जेब में 50 रुपए रखकर मुंबई कदम रखते हैं, क्योंकि मुंबई शहर एक इंडस्ट्रियल हब में तब्दील हो रहा था और ज्यादातर मारवाड़ी ट्रेडिंग बिजनेस के लिए मुंबई माइग्रेट करते थे। ना जेब में पैसे थे, ना मुंबई में किसी से जान पहचान, लेकिन एक मारवाड़ी दिमाग और धंधे की अच्छी समझ ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। वो लोकल मारवाड़ी कम्युनिटी से दोस्ती करने लगी और बहुत ही छोटे लेवल पर कॉटन ट्रेडिंग भी करना शुरू किया। वो हर ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया करते थे, जिस कारण अब वो मुंबई के जाने माने ट्रेडर भी बन गए थे। लेकिन जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कॉटन और टेक्सटाइल मार्केट में काफी उतार चढ़ाव था, वहीं अंग्रेजों के खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट से भी उनके बिजनेस पर काफी असर हुआ। लेकिन शेख पीरामल डटे रहे और कॉटन के अलावा सिल्क, सिल्वर और अपिंग की ट्रेडिंग में हाथ आजमाने लगे, जिसके बाद बिजनेस भी काफी अच्छे चलने लगा। और बताया जाता है कि साल 1928 के आसपास शेख पीरामल ने बगड़ में एक आलीशान हवेली भी बनवाई थी, जो आज एक होटल के रूप में मौजूद है। 1945 आते आते शेख पीरामल कुछ बड़ा करना चाहते थे और उसी समय उनकी नजर पड़ी मोरारजी गोकुलदास मिल्स पर, जो इंडिया की कुछ शुरुआती लिस्टेड कॉटन मिल्स में से एक थी, लेकिन लेबर स्ट्राइक और कंपटीशन के मुश्किल दौर से भी गुजर रही थी। और फिर पीरामल साहब ने उसे भी खरीद लिया और सही मायने में यही से पीरामल ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई और कई दशकों तक वो इस टेक्सटाइल बिजनेस को ही आगे बढ़ाते गए। फिर साल आया 1958, जब सेठ पीरामल की डेथ के बाद उनके बेटे गोपी किशन मकरिया ने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया। लेकिन टेक्सटाइल के इस बिजनेस में उनके सामने चैलेंज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मोरारजी मिल्स का कंपटीशन किसी छोटे मोटे प्लेयर से नहीं, बल्कि जमशेदजी टाटा के स्वदेशी मिल्स, बिरला जूट और वाडिया ग्रुप के बमने टाइगन जैसे बड़े दिग्गजों के साथ था। और उन्हीं से निपटने के लिए गोपी किशन जी ने 1 करोड़ की लागत से एक मॉडर्न स्पिनिंग मिल की शुरुआत की। साथ ही मोरारजी मिल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हेवीली इन्वेस्ट भी किया गया और एक नया कॉटन मिल भी एक्वायर किया गया, ताकि मार्केट की डिमांड को पूरा किया जा सके। इसी तरह अगर देखा जाए तो पीरामल का बिजनेस अब टेक्सटाइल बिजनेस तक ही सीमित था। इसके बाद साल 1970 में गोपी किशन मकरिया ने अपने पिता शेख पीरामल चतुर्भुज मकरिया के रिस्पेक्ट में अपना नाम गोपी किशन पीरामल रख लिया और इसके बाद से ही उनके परिवार का सरनेम पीरामल हो गया। गोपी किशन जी के 3 बेटे थे, अशोक पीरामल, दिलीप पीरामल और अजय पीरामल। तीनों बेटे अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे थे, लेकिन टेक्सटाइल के बिजनेस में बढ़ते चैलेंज को देखकर सबको ये लग रहा था कि सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस के भरोसे अब आगे बढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि आए दिनों लेबर स्ट्राइक और टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैब होने के कगार पर पहुंच गई थी। और फिर सबने मिलकर फैसला किया कि बिजनेस को और भी सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया जाए, जिसके बाद साल 1971 में दिलीप पीरामल ने वीआईपी इंडस्ट्री की शुरुआत की, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। और साल 1978 में बड़े भाई अशोक पीरामल ने भी मिरांडा टूल्स को एक्वायर कर लिया, जो एक हाई स्पीड स्टूल बनाने वाली कंपनी थी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी केमिकल्स का खूब इस्तेमाल होता है, इसीलिए गोपी किशन जी को भी केमिकल्स का कुछ आइडिया था और उसी समय उनके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना केमिकल्स एंड फार्मा सेक्टर में कुछ ट्राई किया जाए, जिसके बाद वो काम पर लग गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल 1979 में अपने इस ड्रीम को छोड़कर वो चले गए। और दोस्तों, सही मायने में पीरामल ग्रुप की कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब तीनों बेटे पूरी तरह से आजाद थे अपने हिसाब से अपने फैसले लेने के लिए। और उसका असर कुछ ही दिनों में सामने आया, जब दिलीप पीरामल ने अपनी वीआईपी इंडस्ट्री के साथ खुद को फैमिली बिजनेस से अलग कर लिया, जिसके बाद काम का पूरा बोझ अब बड़े भाई अशोक पीरामल जी के कंधों पर ही आ गया था। लेकिन उनके छोटे भाई अजय पीरामल उन्हें टेक्सटाइल बिजनेस में सपोर्ट करने लगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें अजय पीरामल जी के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही इस कहानी के रियल हीरो है। 3 अगस्त 1955 को पैदा हुए अजय पीरामल जी की उम्र मात्र 24 साल की थी और 2 साल पहले ही वो जमुनालाल बजाज से अपना MBA करके वापस आए थे। पिता की मौत और भाई के अलग होने का दुख जैसे ही थोड़ा कम होना शुरू हुआ, एक और घटना ने उन्हें अंदर से झंझोर दिया। उनके बड़े भाई अशोक पीरामल जी की भी कैंसर की वजह से मौत हो गई और अब मिरांडा टूल्स, मोरारजी मिल्स और भाई के तीनों छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अजय पीरामल जी के कंधों पर ही आ गई। वो दिन रात काम करते थे क्योंकि कंपनी को डूबने से बचाया जा सके। लेकिन उसी वक्त एक लेबर लीडर दत्ता सामंत ने मुंबई के 50 से भी अधिक टेक्सटाइल लेबर को इकट्ठा करके स्ट्राइक कर दिया, जिससे मोरारजी मिल्स पर भी ताला लग गया। अब न ही परिवार था और न ही बिजनेस, सिर्फ एक चीज थी, हिम्मत। अजय पीरामल जी ने हार नहीं मानी। अपने पिता के फार्मा बिजनेस के अधूरे सपने को इतनी तेजी से पूरा करेंगे कि सारी दुनिया देखेंगी।
फिर साल आया 1984। अजय पीरामल जी ने गुजरात ग्लास लिमिटेड को एक्वायर कर लिया था, जो फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए ग्लास पैकेजिंग मैन्युफैक्चर करता था। और इसके बाद साल 1988 में निकोलस लैब का भी एक्विजिशन किया, जिसे साल 1940 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने इंडिया में शुरू किया था। और इसी निकोलस लैब के साथ ही गुजरात ग्लास को भी मर्ज कर दिया गया। फिर मध्य प्रदेश के पीतमपुरा में साल 1991 में पहला और साल 1992 में दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया गया। अब फार्मा इंडस्ट्री का बेस तो तैयार हो गया था, जरूरत थी इसे लार्ज स्केल पर लाने की। इसीलिए सिलसिला शुरू हुआ अब एक्वाजिशन और कोलैबोरेशन का। बात अगर कोलैबोरेशन की करें तो साल 1995 में हैदराबाद की सुमित्रा फार्मा, साल 1996 में बेरिंगर मैन हाउस की इंडियन यूनिट, साल 1999 में श्रीलंका की सिलोन और फ्रेंच कंपनी रॉयल पुलंग, साल 2002 में आईसीआई फार्मा, साल 2003 में साराभाई पीरामल और ग्लोबल बल्क ड्रग, साल 2005 में ओविसा फार्मा और अमेरिका की एक ग्लास ग्रुप। फिर साल 2008 में खंडेलवाल लैब, साल 2009 और 10 में यूएस की आरएक्स एलिट इंक, मिनाट इंटरनेशनल, कनाडा की बायोसिंथेटिक और सिप्ला का एक पॉपुलर प्रोडक्ट आईपीएल जैसे और कई भी कंपनियां हैं। इसके बाद अजय पीरामल जी को लोग मर्जर किंग कहकर भी बुलाने लगे, लेकिन उसी बीच साल 2005 में अजय पीरामल जी के बेटे आनंद पीरामल की एंट्री हो चुकी थी, जो अभी तक अपने नॉन प्रॉफिटेबल स्टार्टअप ईसॉर्ट के लिए काम कर रहे थे। वो पीरामल लाइफ लाइसेंस लिमिटेड के डायरेक्टर बन गए थे, जो एनपीएल के अंडर एक ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का डिवीजन था। फिर साल आया 2008, जब एनपीएल का नाम पीरामल हेल्थ केयर लिमिटेड कर दिया गया। और साल 2010 में एक कंपनी क्रिटिकल एनेस्थीसिया और कॉन्टैक्ट रिसर्च के साथ ही भारत की टॉप फार्मा कंपनी में से भी एक बन गई थी। अजय पीरामल ने कंपनी को तो ऊंचाई पर ला दिया था, लेकिन उनके बेटे आनंद पीरामल में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कॉमर्स ग्रेजुएट थे और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए भी कर चुके थे। वो चाहते थे कि पीरामल बिजनेस को और भी सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया जाए, क्योंकि पीरामल का सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट उनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस था और साल 2010 में तो अपनी पीक टाइम पर चल रहा था। लेकिन अजय पीरामल ने सबको हैरान करते हुए एबॉट लैब को $3.8 बिलियन में सेल कर दिया। और दोस्तों, ये रकम कंपनी की वैल्यूएशन से 9 टाइम ज्यादा थी। इसी पैसों का इस्तेमाल करते हुए आनंद पीरामल रियल एस्टेट में एंटर हुए और पीरामल रियलिटी की शुरुआत की। और आज पीरामल आर्या, पीरामल महालक्ष्मी और पीरामल वैकुंठ जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ने उन्हें मुंबई और आसपास के एरिया में एक रेपुटेड डेवलपर की तरह एस्टेब्लिश भी किया है। अजय पीरामल जी का दूसरा मास्टर स्ट्रोक था टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेना। दरअसल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बाद बचे हुए पैसों को उन्होंने इंडिया के बढ़ते हुए टेलीकॉम सेक्टर में लगाने का फैसला किया और $1.2 बिलियन में वोडाफोन का 11% स्टेक भी ले लिया। सबको लगा कि पीरामल का ध्यान अपने कोर बिजनेस से डाइवर्ट हो रहा है और जल्दी वो इसका खामियाजा भी भुगतेंगे। लेकिन अजय पीरामल जी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। साल 2014 में वोडाफोन की वैल्यूएशन में तेज इजाफा हुआ और 50% प्रॉफिट के साथ वो अपना $1.5 बिलियन का स्टेक बेचकर अलग हो गए। एबॉट को अपना डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस सेल करने के बाद पीरामल हेल्थ केयर का नाम पीरामल एंटरप्राइजेस कर दिया गया और आरबीआई से लाइसेंस लेकर इसे एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी में तब्दील कर दिया गया। साल 2014 में पीरामल एंटरप्राइजेस ने श्रीराम कैपिटल में 20% और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में 10% स्टेक खरीदकर अपनी पोजीशन और भी मजबूत कर ली। और आज 25 स्टेट में पीरामल एंटरप्राइजेस के 300 से अधिक ब्रांचेस है। कंपनी होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करती है। साथ ही हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर से भी दूर नहीं हुई, बल्कि पीरामल एंटरप्राइजेस के अंदर ही अपना फोकस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन पर लगा दिए और इंडिया में भी अपना प्रेजेंस बरकरार रखते हुए तमाम ओटीसी प्रोडक्ट जैसे आईपीएल, सेरिडॉन, लैक्टोकैलामाइन और पॉलिक को सेल कर दिए। इसी ओटीसी डिवीजन को उनकी इकलौती बेटी आनंदी पीरामल ही देखती है। तो दोस्तों, ये है पीरामल ग्रुप की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।